Hello guys, good morning to all of you and welcome to Fracting Biology classes again. मैं हूं उमर राहत और हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आज जो लास्ट क्लास अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर बेटा हमने पर्टिकुलरली एलर्जी के बारे में बात करा था, ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करा था, जहाँ पे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एग्जाम्पल ली थी बेटा। और हमने थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने देखा था लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, टी सेल का मैचुरेशन कहाँ पे होता है, बी सेल का मैचुरेशन कहाँ पे होता है, बी एंड टी सेल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और ये किस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इम्यून सिस्टम के साथ बिलोंग करते हैं, मतलब ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के साथ कौन सी सेल बिलोंग करती है और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के साथ कौन सी सेल बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नाउ आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। और टॉपिक हमारा जो आज का होगा बेटा, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। ठीक है ना, एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है ना, और एड्स के अंदर एड्स का जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड होता है, कैसे पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन होता है और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है। क्लियर है? सो लेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने एक कॉमन चीज़ देखी है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड पैथोजेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द आउटसाइड माइक्रोब्स, फ्रॉम द आउटसाइड वायरसेस, जिनको हमने क्या बोला है बेटा, कलेक्टिवली जिस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला है, इम्यून सिस्टम बोला है। तो अभी तक आपने एक चीज़ देखी कि इम्यून सिस्टम का जो भी मेंबर है, चाहे वो साइटोकाइन है, चाहे वो इंटरफेरॉन है, चाहे वो कोई भी सेल है, इंक्लूडिंग मैक्रोफेज, इंक्लूडिंग बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बी सेल, टी सेल, मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है, या कोई भी पैटर्न है जैसे फीवर, जैसे इन्फ्लामेशन, हर एक चीज़ का काम क्या था, हर एक चीज़ का काम था अपनी बॉडी की सेल्स को बचाना, किन से, पराई सेल से, मतलब सेल्फ सेल्स को प्रोटेक्ट करना, किन से, नॉन सेल्फ सेल से। ये हमने अभी तक एक कॉमन पैटर्न देखा, कॉमन चीज़ देखी। जितने भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, जितनी भी हमने चीज़ें अभी तक समझी, हर एक जगह पे हमने एक चीज़ कॉमन देखी बेटा, वो ये देखी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम और बाहर की सेल्स को और नॉन सेल्फ सेल्स को मारता है या रोकता है कौन, इम्यून सिस्टम। क्लियर है ना? अब इमेजिन कर लो आप, कोई सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर कि जहाँ पे इम्यून सिस्टम ही अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है बेटा, डिजीज़ कॉज करने की कोशिश कर रहा है, या अगर मैं और एक वर्ड में बता दूं, जहाँ पे इम्यून सिस्टम ही बेटा दुश्मन का क्या कर रहा है बेटा, साथ दे रहा है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो अभी तक हमको प्रोटेक्ट करने के लिए रह गया था, सेम इम्यून सिस्टम में कोई ऐसा सेल होगा, सेम इम्यून सिस्टम में कोई ऐसा मेंबर होगा जो किसका साथ देगा, जो पैथोजन का साथ देगा, जो दुश्मन का साथ देगा। मतलब इमेजिन कर लीजिए कि बॉडी कंट्री का डिफेंस मैकेनिज्म है, कंट्री के डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ मेंबर सब किन का साथ दे रहे हैं, जो टेररिस्ट है बेटा उनका साथ देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बाहर के बंदे को देख रहे थे, अभी तक किसी पैथोजन को देख रहे थे, वो पहचानना बहुत ईजी था, बिकॉज उसकी फॉर्म अलग थी, उसके प्रोटीन्स अलग थे, उसके मेम्ब्रेन अलग थे, तो हम उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब ऐसा इंडिविजुअल बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है, या ऐसा इंडिविजुअल बॉडी के अंदर आया है या बनाया गया है, जो बाहर से दिखने में तो हमारी बॉडी के सेल के जैसा ही है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है बेटा, काम कर रहा है पैथोजन के लिए। ठीक है, काम किसके लिए कर रहा है बेटा, डिफेंस को कमज़ोर करने के लिए। काम किसके लिए कर रहा है बेटा, ताकि बाहर का पैथोजन क्या कर सके, इन्वेड कर सके बॉडी के अंदर। क्लियर है ना? तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है, ये बड़ी डेंजरस कंडीशन है बेटा, और इसी डेंजरस कंडीशन को हम आज पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एड्स। तो आज हम देखेंगे कि एड्स के अंदर कैसे अपनी ही सेल्स अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है बेटा, कमज़ोर कर रही है। कैसे वो सेल जो अभी तक हमारे लिए बहुत डिफेंसिव काम कर रही थी, जो अभी तक हमारी बॉडी को बचा रही थी बड़े बड़े पैथोजेंस के साथ, वही सेल्स अब अपने ही इम्यून सिस्टम को मना कर रही है डिफेंस करने के लिए। वही सेल्स अब अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, हाईजैक कर रही है बेटा। कैसे होता है ये, कौन कराता है, कैसे कराता है, तो ये हम बेटा इंशाल्लाह एड्स के अंदर पूरा का पूरा समझने वाले हैं। क्लियर है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एड्स। तो एड्स का सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एड्स जो है, ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, एड्स वायरस का फोटोग्राफ है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि एड्स को नाम एड्स क्यों दिया जाता है। ठीक है, वाई डज एड्स इज़ नेम्ड एज एड्स बेटा। ठीक है, तो एड्स का समझ लेते हैं बेटे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एड्स को अगर हम डिकोड करते हैं तो इट इज़ AID&S। ठीक है ना, ए का मतलब होता है बेटा एक्वायर्ड,
आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, एंड एस का मतलब होता है बेटा सिंड्रोम। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको पूरा देख लूँ तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बेटा। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा एक्वायर्ड को। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो आपको बेटा बाय बर्थ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, मतलब ये नॉट बाय बर्थ है बेटा, नॉट बाय बर्थ। तो दैट मीन्स अगर ये नॉट बाय बर्थ है, ये बर्थ की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये आपको जन्म से ही नहीं मिल रही, ये आपको हेरिडिटी फादर या मदर से, पेरेंट से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। एक्सेप्शन इसका है वो हम अभी देखेंगे। तो अगर आपको ये बाय बर्थ नहीं मिल रहा है बेटा, थ्रू जर्म प्लाज्म नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपने इसको क्या किया, अपने लाइफ टाइम में किसी न किसी चीज़ की वजह से या किसी न किसी कॉन्टेमिनेशन की वजह से एक्वायर किया है। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप ये एक्वायर कर सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी डिजीज़ है बेटा जो आपको जर्म प्लाज्म के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू, एक्सेप्शंस है इसमें, वो हम अभी देखेंगे, एक सिंगल एक्सेप्शन है। तो उस एक्सेप्शन को अगर मैं बेटा यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूँ तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या की जाती है, ये जर्म प्लाज्म के थ्रू नहीं आती है, या आपको बाय बर्थ नहीं मिलती है, या आपको एक्वायर हो जाती है, या आप उसको खुद एक्वायर करते हैं बेटा किसके दौरान, अपनी लाइफ टाइम के दौरान। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड मीन्स दिस इज़ नॉट बाय बर्थ, ये आपको बेटा आफ्टर बर्थ हो सकती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मेथड बेटा, या बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्टिव मेथड। तो ये आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन नॉर्मली ये मैक्सिमम केसेस के अंदर बाय बर्थ नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है कि अगर एक मदर जो है बेटा वो इन्फेक्टेड मदर है, अगर एक मदर है और वो क्या है बेटा, वो इन्फेक्टेड मदर है, इन्फेक्टेड मदर वो एड्स, मदर को एड्स है बेटा, तो इन्फेक्टेड मदर क्या कर सकती है, अपने बेबी को ये ट्रांसफ़र कर सकती है बेटा थ्रू प्लेसेंटा। तो मतलब प्लेसेंटल ट्रांसफ़र हो सकता है बेटा किसका, एड्स के वायरस का। तो ये एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को अगर मैं बेटा नेगलेक्ट कर दूं, बाकी किसी भी केस के अंदर आपको कभी भी एड्स थ्रू पेरेंट्स नहीं मिलेगा। एड्स आप हमेशा क्या करते हैं, थ्रू बर्थ या आफ्टर बर्थ बेटा क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ये बाय बर्थ आपको नहीं मिलता है। क्लियर है ना। अब आते हैं बेटा सेकेंड टर्म पे, दूसरा है इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है बेटा, इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज जिस भी पेशेंट के अंदर बेटा, जिस भी पर्सन के अंदर एड्स होगा, तो दोज पर्सनस इन विच एड्स हैपन्स बेटा, जिनमें एड्स का इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें क्या देखा जाता है बेटा, उनका जो CMI डिफेंस मैकेनिज्म होता है, CMI डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। CMI का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, CMI मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बेटा, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है बेटा, वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना, वो इफेक्टेड हो जाता है। तो दैट मीन्स कि इस पेशेंट के अंदर, मतलब जिस पेशेंट के अंदर बेटा ये एड्स हुआ है, उनका सेल इम्यूनिटेड इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है बेटा। मैं अगर यहाँ पे फेल भी लिख दूँ तो वो फेल हो जाता है बेटा, या वो वीक हो जाता है। अब बिकॉज ऑफ द फेलिंग ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून, बिकॉज आपको पता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, अगर आपको याद हो। सो दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। और ये भी आपको पता है बेटा कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल मैकेनिज्म था, ठीक है ना। अब इमेजिन कर लो कि हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ही क्या हो गया, फेल हो गया। तो जो वायरस पहले लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को, और या जो भी पैथोजन, खाली वायरस नहीं, जो भी पैथोजन बेटा पहले लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को और दूसरे लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को अब क्रॉस कर पाएगा, वो पर्टिकुलर पैथोजन अब इजीली क्या करेगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस कॉज करेगा। तो मतलब जो इन्फेक्शंस नॉर्मली बॉडी के अंदर नहीं हो रहे थे, ठीक है ना, वो इन्फेक्शंस अब बॉडी के अंदर होने लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है बेटा जो नॉर्मली किसी नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होता है, लेकिन वो एड्स के पेशेंट्स के अंदर कॉमनली देखा जाता है। ये स्किन कैंसर है जिसको हम बेटा कापोसी सार्कोमा बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कापोसी सार्कोमा बोलते हैं।
कापोसी सार्कोमा आपको नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ईजिली किन के अंदर देखने को मिलता है, एड्स पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है बेटा कि जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये कापोसी सार्कोमा होता है, ये इन्फेक्शन होता है, वो नॉर्मली बॉडी डिफेंड कर पाती है, लेकिन अब अगर वही डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो गया बेटा जो उसको रोक रहा था, ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा। एड्स पेशेंट्स के अंदर बेटा एक सिवियर एंड स्पेशल टाइप ऑफ नमूनिया देखा जाता है जो नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ये भी इनके अंदर हो जाता है। क्लियर है ना? और इसके अलावा बेटा बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं बेटा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, ये भी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अभी इतना वीक हो चुका है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अभी इतना इफेक्टेड हो चुका है बेटा इस वायरस की वजह से कि जो हमारा सबसे टॉप लेवल ऑफ डिफेंस था बेटा, जो कमांडो लेवल ऑफ डिफेंस था, वही फेल हो गया। अब जब वही स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो गया, तो अब जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज है, जो छोटे छोटे वायरसेस है, जो नॉर्मली हमारी बॉडी को कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब वो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज, वो पर्टिकुलर वायरसेस भी क्या कर पा रहे हैं, बॉडी को इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। तो इन छोटे छोटे इन्फेक्शंस को बेटा जो नॉर्मली नहीं हो रहे थे अब हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोल रहे हैं। क्लियर है ना? तो मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों बोला जाता है, इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस वायरस बेटा, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इम्यून सिस्टम का सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है पार्ट बेटा, एक विंग ऑफ डिफेंस है, वो पूरा का पूरा फेल हो गया। जब वो विंग ऑफ डिफेंस फेल हो गया तो बिकॉज ऑफ फेलिंग ऑफ दैट विंग ऑफ डिफेंस बेटा हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शंस भी होंगे जो नॉर्मली आपको नहीं देखे जाते हैं, और वो इन्फेक्शंस बड़े सीवियर टाइप के होंगे बेटा। क्लियर है ना? जैसे मैं आपको एक और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर फंजेस ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिस पर्सन के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की डिजीज़ होगी बेटा, एड्स होगा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर ग्रोथ ऑफ फंजेस भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। तो मतलब इट्स अ वेरी सिवियर काइंड ऑफ डिजीज़ जहाँ पे इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो चुका है, दैट इज़ वाई कॉल्ड एज इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्लियर है ना? अब लास्ट पे आते हैं बेटा, लास्ट लाइन पे जो है सिंड्रोम। अब उसको सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पेशेंट के अंदर एड्स है उसको कैंसर भी हो रहा है, उसको नमूनिया भी हो रहा है, उसको बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। कैंसर इज़ इटसेल्फ अ डिजीज़, नमूनिया इज़ इटसेल्फ अ डिजीज़, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी खुद अपने आप में एक डिजीज़ है बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट के अंदर बीमारी तो एक है, मतलब बीमारी का एजेंट तो एक है, वो HIV है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, एक से ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, एक से ज़्यादा डिजीज़ हो रही है। तो ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस ग्रुप ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज सिंड्रोम। ठीक है ना? तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिंड्रोम बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? तो ये सिंपल में हमने समझा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, और एड्स को हम क्यों बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है गाइस? नाउ अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या एड्स का कोई और भी नाम है एक्सेप्ट जो हमने अभी नाम पढ़ा है बेटा, एड्स हमने अभी नाम पढ़ लिया है, क्या इसके अलावा भी कोई और नाम है जिसके थ्रू हम एड्स को बेटा बुलाते हैं, या पहले क्या कोई ऐसा नाम था जो एड्स को लिए हम यूज़ करते थे बेटा? ठीक है ना? चले तो हम आते हैं बेटा सेकंड कुछ अदर नेम्स ऑफ एड्स की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या एड्स के कुछ और भी नाम है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट, अदर नेम्स ऑफ एड्स। अदर नेम्स ऑफ एड्स। नाउ क्वेश्चन है कि क्या शुरू से हम एड्स को एड्स ही बुलाते थे, या पहले जो हमसे पहले लोग थे जो एड्स के बारे में जानते थे, क्या वो किसी और नाम से एड्स को बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? ठीक है ना? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्टर के नाम से शुरू करते हैं। डॉक्टर का नाम था बेटा डॉक्टर इन 1981, इन 1981, ठीक है ना। एक डॉक्टर था बेटा US का, ठीक है ना, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गॉटलिब।
ठीक है। अब डॉक्टर गॉटलिब जो था, ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर बेटा, और आई कैन से ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने किसके बारे में चेक किया, जिसने किसके बारे में बेटा स्टडी किया, एड्स के बारे में स्टडी किया। और इसने क्या देखा बेटा, इसने देखा कि जो होमोसेक्सुअल पर्सन्स होते हैं, होमोसेक्सुअल पर्टिकुलरली गे होमोसेक्सुअल जो मेन टू मेन सेक्स करते हैं बेटा, इसने इनके अंदर क्या देखा, जो कॉमनली प्रिजनर्स थे, तो इसने अंदर इन होमोसेक्सुअल प्रिजनर्स, ये न्यूयॉर्क के अंदर देखा गया बेटा, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क के अंदर बेटा इसने चेक किया कि कुछ नहीं, बहुत सारे होमोसेक्सुअल प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक ऐसी बीमारी हुई है जिस बीमारी का, ठीक है ना, तो सीन इन, याद रखना, सीन in homosexual gay prisoners, ठीक है ना। तो ये कौन चेक कर रहा है, ये डॉक्टर गॉटलिब चेक कर रहा है। इसने देखा कि होमोसेक्सुअल प्रिजनर्स के अंदर क्या हुआ बेटा, एक ऐसी बीमारी हुई है जिस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, नो क्योर। ये चेक कर रहा है बेटा स्टडीज़ के थ्रू, ठीक है ना। अब जब इसने बेटा इस चीज़ को चेक किया कि एक बीमारी ऐसी डेवलप हो रही है प्रिजन्स के अंदर होमोसेक्सुअल्स में जिसका कोई भी क्योर नहीं है, तो इसके ऊपर ये रिसर्च करने लगा। अब रिसर्च चल ही रहा था इसका बेटा इस चीज़ के ऊपर, तो ये बात किसके अंदर फैल गई, ये मीडिया में फैल गई, ठीक है ना। तो सेम चीज़ मीडिया में फैल गई, मीडिया को पता चल गया कि एक ऐसी बीमारी देखी गई है होमोसेक्सुअल प्रिजनर्स के अंदर बेटा, इन कैलिफोर्निया, इन न्यूयॉर्क बेटा। तो इन्होंने क्या किया, मीडिया वालों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखना शुरू कर दिया कि जैसे हम अखबार देखते हैं तो कोई न्यूज़ आता तो हेडलाइंस में बेटा न्यूज़ आता है डैश एंड डैश। तो इनको पता चला कि एक नई बीमारी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोविड की नई बीमारी चल रही, कोरोना की नई बीमारी चल, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे कोई ना कोई पैराग्राफ, कोई ना कोई बेटा कॉलम इसके ऊपर लिखा ही जाता है। तो सेम इमेजिन कर लीजिए कि जिस टाइम पे सबसे पहले एड्स के बारे में पता चला, हालांकि तब उसको एड्स नहीं बोला जाता था, पता चला लोगों को कि एक नई बीमारी देखी जा रही है बेटा पेशेंट्स के अंदर, तो ये सबसे पहले डॉक्टर गॉटलिब को पता चला। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये बात मीडिया के पास पहुंच गई, और जैसे ही मीडिया को पता चला तो इन्होंने इस बीमारी के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, इसके बारे में बेटा कॉलम्स लिखना शुरू कर दिए। अब सिंपल सी बात है, अगर इसके बारे में लिख रहे हैं तो कोई तो हेडिंग होना चाहिए ना कि कौन सी डिजीज़ है, किस तरीके की डिजीज़ है। अब इस चीज़ को बेटा पब्लिक के अंदर बेटा दिखाने के लिए, इस चीज़ को बेटा पब्लिक के अंदर शो अप करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बीमारी का, हालांकि इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, तो इन्होंने इस बीमारी का नाम दे दिया बेटा, बिकॉज इनको मीडिया में शो अप करना था, इनको मीडिया में न्यूज़ को दिखाना था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बीमारी को नाम दे दिया ग्रिड, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बीमारी को क्या बोला, इन्होंने उसको ग्रिड बोला बेटा। तो मतलब एड्स को सबसे पहले क्या बुलाया जाता था, इसको सबसे पहले ग्रिड बुलाया जाता था, इसको सबसे पहले एड्स नहीं बुलाया जाता था। और ग्रिड का मतलब क्या होता है, ग्रिड का मतलब होता है बेटा गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम क्या पड़ा इसको बेटा, सबसे पहला नाम पड़ा इसको गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्लियर है ना। तो मतलब एड्स को सबसे पहले एड्स नहीं बुलाया जाता था, एड्स को सबसे पहले क्या बुलाया जाता था, एड्स को सबसे पहले बुलाया जाता था गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी बुलाया जाता था, क्लियर है ना गाइस। नाउ अब बाद में पता चला, जब रिसर्च बेटा इस चीज़ के ऊपर हुआ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करने लगे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्टडी करने लगे, और बाद में लोगों को ये पता चला कि ये जो डिजीज़ है जिसको हम गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं, ये खाली गेज में नहीं होता है, ठीक है ना, ये खाली उन पर्सन्स में नहीं होता है जो मैन टू मैन सेक्स या होमोसेक्सुअल्स होते हैं। ये डिजीज़ बेटा एक्सेप्ट होमोसेक्सुअल गेज बेटा, ये इसके अलावा कुछ और लोगों में भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक किए, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे उन्होंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक किए, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक किए, और हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता चला कि सेम सिम्टम की डिजीज़ जो आजकल देखी जा रही है मार्केट के अंदर इन होमोसेक्सुअल, सेम पैटर्न ऑफ डिजीज़, सेम टाइप ऑफ डिजीज़ जो है बेटा एक्सेप्ट होमोसेक्सुअल्स, ये कुछ और इंडिविजुअल्स के अंदर भी देखने को मिलती है, सच एज ये होमोसेक्सुअल्स में तो है ही, प्लस होमोसेक्सुअल्स के अलावा बेटा ये उन इंडिविजुअल्स में भी देखी जाती है जो इंजेक्टेबल हेरोइन लेते हैं। हेरोइन ड्रग होता है, तो वो हेरोइन को बेटा थ्रू इंजेक्शंस बॉडी के अंदर लेते हैं, तो इंजेक्टेबल हेरोइन लेते हैं, उनमें भी देखी जाती है, होमोसेक्सुअल्स में भी देखी जाती है। और जो पर्सन्स हीमोफिलिया से इन्फेक्टेड है,
ठीक है ना। तो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनमें भी देखी जाती है। एंड इसके अलावा बेटा ये उन अफ्रीकन के अंदर देखी जाती है जो हैटियन से आए, हैटियन एक जगह है अफ्रीका के अंदर, जो हैटियन से आए हैं बेटा उनमें भी देखी जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ये डिजीज़ जो है ये होमोसेक्सुअल्स में है, ठीक है ना, ये हीमोफीलिया पेशेंट्स में है, ये हीरोइन इंजेक्टेबल हीरोइन जो लेते हैं उन पर्टिकुलर ड्रग एडिक्ट्स में है, और इसके अलावा बेटा किन में है, हैटियंस में है। तो इस डिजीज़ का नाम चेंज किया गया है और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया 4H डिजीज़। तो इसको बोला गया 4H डिजीज़ बेटा। अब 4H का मतलब क्या है, 4H का मतलब है होमोसेक्सुअल्स, ठीक है, हीमोफिलिक पेशेंट्स, हीमोफिलिक पेशेंट्स जो इंजेक्टेबल हेरोइन लेते हैं बेटा, एंड हैटियंस। अब ये क्यों है हीमोफिलिक में, क्यों है हीरोइन इंजेक्टेबल्स में, वो हम आगे पता करेंगे बेटा, इसका पर्टिकुलर एक्चुअल में रीज़न क्या है बेटा, ठीक है। तो बस अभी आप इतना याद रखेंगे कि ये किन किन पेशेंट्स में होती है और किस वजह से बेटा इसको 4H डिजीज़ का नाम दिया गया है। क्लियर है ना गाइस। तो ये कुछ नाम है जो इसके लिए हम यूज़ करते थे बिफोर गिविंग इट ए नेम, जिस नेम को हम आजकल जानते हैं बेटा बाय द नेम ऑफ एड्स। तो अब एड्स नाम कब दिया गया इसको बेटा, तो एड्स का नाम जो है फाइनली इसको बाद में बोला गया एड्स, ठीक है, और एड्स बोला गया बेटा इसको इन 1982, इन 1982। क्लियर है ना गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए और जो एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है बेटा, आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना गाइस। नाउ अब हम आते हैं बेटा कि ये बीमारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इतना कुछ जान रहे हैं, ये बीमारी एक्चुअल में होती किसकी वजह से, तो मतलब इस बीमारी का रीज़न क्या है बेटा, इस बीमारी का कॉसिकेटिव एजेंट क्या है। क्लियर है। तो लेट अस चेक द रीज़न फॉर दिस डिजीज़। Just 1 second. चलिए, तो अब हम आते हैं बेटा कॉसिकेटिव एजेंट के ऊपर। कॉसिकेटिव एजेंट के ऊपर। अब कॉसिकेटिव एजेंट को समझने के लिए बेटा हमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा जिसने सबसे पहले क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉसिकेटिव एजेंट को डिस्कवर किया। एक चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा, कॉसिकेटिव एजेंट इस बीमारी का कौन है, एक वायरस है, वो तो क्लियर है सबके दिमाग में, उसमें कोई किसी को शक नहीं है बेटा। अब वो वायरस को डिस्कवर करने वाला या उस वायरस के बारे में पता करने वाला जो सबसे पहला साइंटिस्ट था बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम था ल्यू मॉन्टेगनर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो ल्यू मॉन्टेगनर था एक साइंटिस्ट, और दूसरा साइंटिस्ट था बेटा रॉबर्ट गैलो। हाँ, रॉबर्ट गैलो। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, जिन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पे, लू मॉन्टेगनर ने अलग से डिस्कवरी करी और रॉबर्ट गैलो ने अलग से डिस्कवर करी, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली बेटा क्या बोला, इन्होंने बोला कि एड्स जो बीमारी है इट इज़ अ वायरल डिजीज़ बेटा, ये एक वायरस की वजह से होती है। क्लियर। और वो वायरस जो है बेटा, अगर मैं इन दोनों नामों को डिवाइड कर दूँ तो वो वायरस जो है बेटा, तो इसका डिस्कवरी जो था मॉन्टेगनर को वो 1983 में हुआ, और इसका डिस्कवरी जो है बेटा वो 1984 में हुआ। क्लियर है ना। अब लू मॉन्टेगनर ने क्या बोला, लू मॉन्टेगनर ने बोला कि जिस पर्टिकुलर कॉसिकेटिव एजेंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वायरस, और ये वायरस जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ रेट्रो वायरस बेटा, इट्स अ रेट्रो वायरस। मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो बिलोंग करता है किस फैमिली से, रेट्रो वायरस फैमिली से। ठीक है। एंड इट्स अ मेंबर ऑफ लेंटी वायरस,
इट्स ए मेंबर ऑफ लेंटिवायरस। तो ये मेंबर किसका है बेटा, ये लेंटिवायरस रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना, और ये लेंटिवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा। क्लियर। अब इसने क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर वायरस को नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया, और उस नाम को हम आजकल हम इसको बेटा HIV के नाम से जानते हैं, लेकिन इसने इसके लिए एक अलग नाम यूज़ किया, और वो नाम आपको याद रखना है, और वो नाम था बेटा लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। क्लियर। तो ये नाम बेटा HIV के लिए किसने यूज़ किया, ये साइंटिस्ट ने यूज़ किया, और साइंटिस्ट का नाम आपको क्लियरली याद रखना है बेटा, और साइंटिस्ट का नाम बेटा जिसने ये यूज़ किया वो उसका नाम था ल्यू मॉन्टेगनर। तो HIV को हम सब पहले दिन से बेटा HIV नहीं बुलाते हैं, पहले इसको क्या बुलाया गया, पहले इसको बुलाया गया लिम्फेडेनो एसोसिएटेड वायरस, लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, और ये नाम बेटा किसने दिया इसको, ये दिया ल्यू मॉन्टेगनर ने इन 1983। क्लियर है ना। और शॉर्ट में बेटा अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं तो शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में इसको बोला जाता है LAV वायरस बेटा। तो ये याद रखना LAV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LAV का फुल फॉर्म होता है लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। क्लियर है। चलिए अब आते हैं रॉबर्ट गैलो की तरफ। अब रॉबर्ट गैलो जो था ही वॉज वर्किंग ऑन द सेम थिंग बेटा, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, लेकिन सेम चीज़ पे ही काम कर रहा था। तो इसने क्या किया, इसने भी बेटा इस वायरस को बहुत अच्छे से स्टडी किया, ठीक है, और स्टडी करने के बाद क्या किया इसने बेटा, इसने इस वायरस का नाम दे दिया। तो मैं इसका नाम भी इधर लिख देता हूँ। तो इसने इस वायरस को नाम दिया, एक डिफरेंट नाम दिया, एक अलग नाम दिया, और वो नाम था बेटा, तो ये फर्स्ट नेम था और ये सेकंड नेम है बेटा, ठीक है, और वो नाम था ह्यूमन टी सेल, ह्यूमन टी सेल, टी सेल मीन्स टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, लिम्फोट्रोफिक वायरस। क्लियर। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको हम बोलते हैं बेटा HTLV3, LV3। ये इसका और एक नाम है। क्लियर है ना। और ये नाम देने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम भी याद रखना, वो था रॉबर्ट गैलो बेटा। तो सेम वायरस है, लेकिन सेम वायरस के नाम अलग अलग दिए गए अलग अलग टाइम पे। किसी ने इसको बेटा LAV बोला, किसी ने इसको बेटा HTLV बोला। क्लियर है ना। अब फाइनली क्या हुआ बेटा, फाइनली सारी चीज़ों को साइड में रख के, ठीक है ना, तो फाइनली आया बेटा कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, जिस कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ICVN बोलते हैं, ICVN बोलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और इन्होंने फाइनली क्या किया इन 1986, इन 1986 इन्होंने बेटा सेम चीज़ का नाम चेंज किया, ठीक है, और फाइनली इसका नाम क्या पड़ा, फाइनली इसको नाम दिया गया बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेटा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल नेम पड़ा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको हम आजकल शॉर्ट में HIV बोलते हैं। तो मतलब दिमाग में आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि HIV इज़ द कॉन्सिक्यूटिव एजेंट, और इस HIV कॉन्सिक्यूटिव एजेंट की वजह से जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एड्स बोलते हैं। तो एड्स बीमारी है, और उस एड्स की बीमारी को कराने वाला जो कॉन्सिक्यूटिव एजेंट है, उस कॉन्सिक्यूटिव एजेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सिक्यूटिव एजेंट को हम नाम देते हैं ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या सेम चीज़ का और एक नाम है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा आज के बाद। उसी को हम HTLV भी बोलते हैं, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस। इसको हम अभी देखेंगे क्यों इसको HTLV बोला गया बेटा, ठीक है ना। और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फेडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। क्यों इसको लिम्फेडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस बोला गया, उसको भी हम बेटा आगे जाके डिटेल में चेक करेंगे। क्लियर है ना। तो अभी आपको ये चीज़ बस दिमाग में क्लियर करनी है और ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। HIV वायरस जो है, HIV इज़ द कॉसिकेटिव एजेंट, ये वायरस है बेटा। और इस वायरस की वजह से जो होता है, ठीक है ना, इफेक्ट जो आता है बॉडी के अंदर, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं एड्स। तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में अंदर। क्लियर। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लियर है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर जब HIV का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इस HIV के इन्फेक्शन के अंदर बेटा बॉडी में कैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस वायरस को हम इंटेलिजेंट वायरस क्यों बोलते हैं, वाई दिस वायरस इज़ नोन एज द बायोलॉजिकली मोस्ट इंटेलिजेंट वायरस। अभी तक बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट वायरस माना जाता है वो HIV का ही वायरस माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्या इसके फीचर्स है, तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो जस्ट 1 सेकेंड। okay, so starting with the structure, ओके। सो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे बेटा HIV वायरस का, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। क्लियर है। सो लेट अस ड्रॉ ए वेरी सिंपल बट येट वेरी इंफॉर्मेटिव डायग्राम। सो हम शुरू से सेंटर करते हैं, हम सेंटर से शुरुआत करेंगे बेटा। तो जब आप एक HIV वायरस के सेंटर की तरफ देखते हैं तो सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा। अच्छा, NCERT के अंदर डायग्राम दिया है बेटा, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, उन मिसिंग चीज़ों को भी मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा, बिकॉज एड्स एक कॉमन डिजीज़ है, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द सेंटर ऑफ द एड्स वायरस। सो अगर आप एड्स वायरस के सेंटर को देखेंगे तो एड्स वायरस के सेंटर में बेटा आपको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। तो लुक्स लाइक समथिंग दिस। तो ये एड्स वायरस का सेंटर है बेटा। क्लियर है, ये सेंटर का सुरक्षा कवच है। अब इसको क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम अभी आते हैं। अब इस सेंटर के सुरक्षा कवच के बाहर आपको और एक कवर मिलेगा ऐसे। दिस इज अगेन अनदर प्रोटेक्टिव लेयर, ये सेकंड सुरक्षा कवच है। तो ये सेकंड सुरक्षा कवच है बेटा। ये सेकंड सुरक्षा कवच है इस एड्स वायरस का।
अब जब आप सेकंड सुरक्षा कवच के बाहर आएंगे तो आपको बाहर बेटा एक लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन मिलेगा, सो इट इज़ आउटसाइड दिस लेयर। सो इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर का लेयर है बाहर साइड में। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन है बाहर के साइड में, क्लियर है ना। तो ये लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन है बेटा। कुछ बुक्स के अंदर ये मेम्ब्रेन मेंशन नहीं किया जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये लिपिड बाइलेयर हो गया हमारा, क्लियर है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इनको लेबल कर लेते हैं और फिर हम इनका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। अब ये जो सबसे अंदर वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं दिस वन। ये सबसे अंदर वाला प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम बेटा इनर कैप्सिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम इनर कैप्सिड बोलते हैं। तो ये इनर कैप्सिड हो गया, ठीक है। अब इनर कैप्सिड के बारे में आपको याद रखना है कि जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस का जो इनर कैप्सिड होता है ना, HIV वायरस का जो इनर कैप्सिड है ये बनता है बेटा एक स्पेशल तरीके के प्रोटीन से, जो आपको किसी और वायरस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जो ओनली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, इनसाइड HIV वायरस देखने को मिलता है। ये किसी और पर्टिकुलर वायरस के अंदर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम P24 प्रोटीन बोलते हैं, P24 प्रोटीन। तो याद रखना है इनर कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, P24 प्रोटीन्स बोलते हैं। और ये जो इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं ना, किसी भी वायरस का जो प्रोटीन होता है ना बेटा, जो कवर बनता है, कैप्सिड सारे वायरसेस में होता है। तो हर एक वायरस का जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन से बनता है। तो कॉमनली इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्सोमर क्या होता है, कैप्सोमर प्रोटीन ऑफ कैप्सिड होता है, या कैप्सिड फॉर्मिंग प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैप्सोमर बोलते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि इनर कैप्सिड का कैप्सोमर कौन होता है, P24 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्लियर है। नाउ अगर आप बाहर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको और एक प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर हो गया हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम आउटर कैप्सिड बोलते हैं। ये है हमारा आउटर कैप्सिड, मतलब ये भी कैप्सोमर का बना होगा, आउटर कैप्सिड। अब इस आउटर कैप्सिड को बनाने के लिए जो कैप्सोमर यूज़ होता है, या जो प्रोटीन यूज़ होता है, इसको हम P17 बोलते हैं। और ये भी यूनिक प्रोटीन है बेटा HIV का, इसको हम P17 बोलते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर आप आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ एडिशंस करने वाला हूँ। इस आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसे स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेगी। तो मैं दो प्रकार की स्पाइक्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ। स्पाइक्स मतलब एक्सटेंशंस। तो आपको मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, जैसे ये एक एक्सटेंशन हुआ, ये दूसरा एक्सटेंशन हुआ,
ये और एक एक्सटेंशन है। ये और एक एक्सटेंशन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी होती थी लेकिन मैं खाली 4 बना देता हूँ। अब इन एक्सटेंशंस के अलावा और एक एक्सटेंशन पाया जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कहीं पे। तो ये और एक एक्सटेंशन है बेटा इधर। ये भी थ्रू आउट मेम्ब्रेन मिलेंगे लेकिन हम ओनली फ्यू बना लेंगे बस समझने के लिए। तो ये और एक एक्सटेंशन है बेटा ऐसे, क्लियर है। और यहाँ पे भी और कहीं पे ऐड कर देते हैं, तो ये और एक एक्सटेंशन है। तो मतलब कहने का ये है कि वायरस का जो HIV वायरस का जो आउटर मोस्ट लिपिड मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशंस बाहर आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशंस 2 प्रकार के होते हैं। अब ये एक्सटेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही एक्सटेंशंस क्या होते हैं, दे आर द रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से HIV वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है या हमारी बॉडी पर अटैक करता है। अब इस पर्टिकुलर एक्सटेंशंस में से जो ये वाला एक्सटेंशन है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं बेटा GP120। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस इज GP120। ये सेकंड एक्सटेंशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको में हम यहाँ से इधर लेवल करेंगे। सो ये सेकंड एक्सटेंशन है बेटा। इस सेकंड एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं GP41, GP41, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है बेटा, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, या शॉर्ट में लिपिड बाइलेयर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 चीज़ें जो है बेटा, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दूं, दे ऑल आर टुगेदर नोन एज HIV वायरल एनवेलप। तो ये एनवेलप बना देते हैं बेटा, यानी HIV वायरस एक एनवेलप्ड वायरस होता है बेटा। इसके ऊपर एनवेलप पाया जाता है, और जिस एनवेलप में बेटा लिपिड बाइलेयर होता है, और लिपिड बाइलेयर के ऊपर कुछ स्पाइक्स होते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। और ये प्रोटीन याद रखना, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है 120, मीन्स 120 डाल्टन्स का ग्लाइकोप्रोटीन है, और 41 डाल्टन्स का ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, वो हम अभी थोड़ी देर में पता करेंगे, क्लियर है ना। तो ये सब कुछ हमने आउटर पोर्शंस में देख लिया। अब हम आते हैं वापस अगेन सेंटर की तरफ बेटा। तो सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, जब हम सेंटर की तरफ फोकस करते हैं तो हमको पता चलता है कि इन केस ऑफ HIV वायरस, ठीक है ना, तो इस सेंटर के अंदर बेटा, इनसाइड HIV वायरस, इस सेंटर में HIV वायरस में आपको 2 RNA मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs मिलेंगे। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे हम ऐड कर देते हैं, और ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है ना। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 RNA मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और दोनों RNAs क्या होते हैं, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स बेटा, क्लियर है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आपकी NCERT में खाली एक RNA मॉलिक्यूल बनाया गया है, लेकिन याद रखना एक नहीं होता, 2 होता है। और ये दोनों RNA मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, दे आर 100% आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑन द बेस ऑफ बेस पेयर्स। मतलब इनका कोडिंग का सीक्वेंस अलग है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर जो बेटा कोडॉन्स है ना, वो क्या होते हैं, वो सेम टाइप के होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा, बिकॉज इसके पास 2 RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों आइडेंटिकल टाइप ऑफ RNAs होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि HIV वायरस जो है बेटा, ये वायरसेस में से खाली एक ऐसा सिंगल वायरस है जिसके पास डिप्लॉयड जीनोम पाया जाता है। डिप्लॉयड जीनोम का मतलब हुआ कि इसके पास 2 RNA मॉलिक्यूल्स है और दोनों सेम है, तो उस बेसिस पे क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। तो इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये क्या है बेटा, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, तो ये इस वजह से 2 है, तो इस वजह से इसको डिप्लॉयड भी माना जाता है, क्लियर है ना। अब
मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये वायरस बड़ा इंटेलिजेंट वायरस है, ठीक है ना। अब इसके इंटेलिजेंस का रीज़न क्या है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट वायरस क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट माना क्यों जाता है। ये इंटेलिजेंट बेटा वायरस इसलिए माना जाता है बिकॉज इसको पता है कि मेरे को ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करना है, ठीक है ना, मेरे को ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करना है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए इसको बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी बॉडी को अटैक करेगा, जो हमारे डीएनए सिस्टम को हाईजैक करेगा। अब हमारी बॉडी को अटैक करने के लिए और हमारी इम्यून सिस्टम को हाईजैक करने के लिए बेटा इसने क्या किया, इसने अपने पास तो आरएनए रखा ही रखा है जो इसको प्रोटीन बनाने के लिए या डीएनए बनाने के लिए यूज़ होगा। साथ में बेटा इसने कुछ ऐसे एंजाइम, नॉर्मली वायरसेस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन HIV वायरस आपको बेटा एक ऐसा वायरस मिलेगा जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मिलते हैं जो अटैक के लिए क्या है बेटा, जो अटैक के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एक बड़ा ज़रूरी एंड बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसके बगैर HIV वायरस कभी भी काम नहीं कर सकता है। इस पर्टिकुलर एंजाइम को जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है इसको हम नाम देते हैं, तो मैं इसको इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस एंजाइम इज़ नोन एज, तो ये एंजाइम है बेटा, ठीक है ना, दिस वन। सो इट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांस, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये बेटा, बिकॉज HIV वायरस को पता है जब मैं एक बार ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर पहुंच जाऊंगा, अगर मेरे को वहाँ पे अटैक करना है, अगर मेरे को वहाँ पे पूरी सेल पे कब्जा करना है तो मेरे को न्यूक्लियस पे कब्जा करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर कंट्रोल सेंटर ही हाईजैक हो गया तो दैट मीन्स पूरी सेल हाईजैक हो गई। लेकिन इस वायरस को पता है कि अगर मेरे को न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो मैं RNA की फॉर्म में नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज RNA उतना स्टेबल नहीं है बेटा किसके कंपैरिजन में, DNA का कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ये RNA की फॉर्म में चला गया तो इसको वापस निकाल दिया जाएगा धक्के मार के, बिकॉज DNA इज मोर बेटर, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ RNA। तो इस वायरस ने क्या किया बेटा, अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए इसने क्या किया, इसने अपने पास एक एंजाइम ऐड कर दिया जिस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बोलते हैं। और वो याद रखना, वो वायरसेस जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है ना उनको हम रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। रेट्रो इसलिए बिकॉज दे कैन शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बेटा इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे ना, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ही बेटा ये अपने RNA को कन्वर्ट किस में करेंगे, DNA में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब ये RNA से DNA बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली DNA से RNA बनता है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये वैसे सबको पता ही है बेटा, तो आपको पता है बेटा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली DNA को टेम्पलेट यूज़ किया जाता है और DNA से क्या बनाया जाता है, RNA बनाया जाता है, mRNA बनाया जाता है। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, पता है ना आपको, प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, 11th में पढ़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ वायरसेस क्या करते हैं, वो RNA को टेम्पलेट यूज़ करते हैं और RNA से क्या करते हैं बेटा, RNA से DNA बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। समझ आया ना। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम जो आपको बेटा यूज़ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो एंजाइम कौन होता है, वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो मतलब इस वायरस को हमारी बॉडी के अंदर आने से पहले ही पता था कि मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है DNA की वजह से। अब उस DNA की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा इसने ऑलरेडी क्या करके रखा है, इसने ऑलरेडी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम अपने पास रखा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इसके RNA को सेल के अंदर पहुँचने के बाद क्या करेगा, DNA में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए ना। अब दूसरी चीज़, जब इसने अपने RNA को बेटा DNA में कन्वर्ट कर दिया, मतलब RNA के ऊपर DNA बना दिया, ठीक है ना, पीछे तो RNA रह गया। अब अगर ये RNA को किसी इम्यून सेल ने देख लिया, ठीक है, किसी डिफेंस सेल ने देख लिया, तो मतलब डिफेंस सेल को पता चल जाएगा वायरस बॉडी के अंदर आया है, तो पीछे सबूत नहीं छोड़ना है। अगर हमको अटैक करना है, अटैक करते समय बेटा पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना होता है, वरना हम पकड़े जाएंगे। तो ये वायरस इतना इंटेलिजेंट है बेटा, इसने इसका भी ध्यान रखा हुआ है। इसको पता था कि जब मैं अपने RNA से DNA बनाऊंगा, क्लियर है ना, DNA बनाने के बाद मेरे RNA मॉलिक्यूल तो पीछे रह जाएंगे। अगर उस RNA मॉलिक्यूल को बेटा किसी डिफेंस सेल ने रिकॉग्नाइज कर दिया, किसी डिफेंस मॉलिक्यूल ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अटैक होने से पहले ही अटैक को क्या कर दिया जाएगा बेटा, रोक दिया जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया इसने, इस इंटेलिजेंट वायरस ने क्या किया बेटा, इसने इस चीज़ से बचने के लिए अपनी ही सेल के अंदर, ठीक है, क्या कर दिया, कुछ एंजाइम्स को ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ एंजाइम्स है इधर, तो यहाँ पे इसने कुछ एंजाइम्स को ऐड कर दिया।
ये 2-3 एंजाइम्स मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स को ऐड कर दिया गया, तो इन एंजाइम्स को हम इस साइड में हाईलाइट कर देते हैं। तो ये एंजाइम जो यहाँ पे ऐड कर दिए गए, कौन कौन से एंजाइम्स है बेटा? तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो है प्रोटीएस। प्रोटीएस क्यों है ये वो भी देखेंगे। दूसरा एंजाइम है बेटा इंटीग्रेस। इंटीग्रेस इसको भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट एंजाइम जो हम अभी पढ़ रहे हैं बेटा वो है राइबो न्यूक्लियस। तो मतलब राइबो न्यूक्लियस इसने क्यों रखा? राइबो न्यूक्लियस बेटा इसने इसलिए रखा बिकॉज जैसे ही इसके आरएनए से डीएनए बनेगा तो जो पीछे आरएनए मॉलिक्यूल्स रह गए और आरएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बेटा कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? सबूत को हटाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए बेटा, ठीक है ना। क्या यूज़ किया जाएगा? राइबो न्यूक्लियस को यूज़ किया जाएगा और वो पीछे रहे हुए आरएनए मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। पीछे कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। क्लियर है ना। प्रोटीएस क्यों है? बिकॉज जब ये आरएनए से डीएनए बनाएगा बेटा, तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो है ही एंजाइम इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा भी बेटा कुछ और एंजाइम्स चाहिए, और आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बेटा, ठीक है। एक बार काम हो जाएगा ना तो उन प्रोटीन्स को बेटा जो अब यूज़ नहीं होने वाले हैं, जो एज सबूत यूज़ कर सकता है बेटा हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, तो उन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए क्या रखा जाता है बेटा? प्रोटीएस रखा जाता है। क्लियर। अब इंटीग्रेस क्यों रखा जाता है उसको हम अभी थोड़ी देर में पता करेंगे। क्लियर है गाइस। नाउ वन मोर थिंग जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो आरएनए होता है बेटा किसका? HIV वायरस का, इसको हम प्लस टाइप आरएनए बोलते हैं। प्लस टाइप आरएनए बोलते हैं। अब ये प्लस टाइप आरएनए का मतलब क्या होता है? प्लस टाइप आरएनए जो होते हैं बेटा ये ऐसे आरएनए होते हैं, या ये प्लस टाइप वायरसेस जो होते हैं बेटा ये ऐसे वायरसेस होते हैं, या प्लस टाइप आरएनए जो होता है बेटा ये उन वायरसेस का आरएनए होता है जो जैसे बॉडी में एंटर करेंगे ना वो डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा? वो डायरेक्टली इन्फेक्शन शुरू करते हैं या रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। तो मतलब ऐसा आरएनए जो होस्ट की बॉडी में आते ही क्या करेगा? रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। उस आरएनए को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम प्लस टाइप आरएनए बोलते हैं, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन मोर थिंग आपको याद रखना है जो ज़रा बड़ा ज़रूरी है बेटा, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स में ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि मैंने आपको अभी बोला था कि जस्ट 1 मिनट, मैंने आपको अभी बोला था बेटा कि आरएनए वायरस जो होता है ये एक सिंगल ऐसे टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है ना। इट्स अ सिंगल टाइप ऑफ वायरस बेटा जिसके पास आपको क्या मिलता है? जिसके पास आपको बेटा डिप्लॉयड जीनोम मिलता है। क्लियर है ना। अब डिप्लॉयड जीनोम बेटा इसके पास क्यों मिलता है? ये माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट कि एवोल्यूशन के दौरान बेटा क्या हुआ? 2 वायरसेस आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 वायरसेस बेटा क्या हुआ? जब 2 वायरस आपस में मिक्स हो गए तो बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ 2 वायरसेस उन्होंने अपने जीनोम को क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया, आपस में बाइंड कर दिया। तो बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ देयर जीनोम बेटा 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ गए, ठीक है। और ये म्यूटेशन था बेटा, एक तरीके का म्यूटेशन था। बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन 2 वायरसेस जुड़ गए, उन 2 वायरसेस के जुड़ने की वजह से बेटा उनका जीनोम मिक्सअप हो गया और क्या बन गया? एक डिप्लॉयड जीनोम बन गया। नॉर्मली डिप्लॉयड नहीं होता है, ओनली किस में देखा जाता है? HIV वायरस के अंदर देखा जाता है। क्लियर है ना गाइस। तो ये बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। नाउ और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आरएनए होता है किसका? जो आरएनए होता है बेटा HIV वायरस का, आरएनए ऑफ HIV वायरस जो होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस आरएनए ऑफ HIV वायरस के अंदर बेटा देखा गया है इट हैज़ 9 जीन्स, इसके पास 9 जीन पाए जाते हैं। टोटल 9 जीन्स होते हैं। इट हैज़ 9 जीन्स, ठीक है ना। ओवरलैपिंग में कभी कभी 10 भी होते हैं, तो नॉर्मली 9 हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर 9 जीन की वजह से बेटा ये क्या करता है? ये 19 टाइप ऑफ प्रोटीन्स को कोड करता है। ये 19 टाइप ऑफ प्रोटीन्स को क्या करता है? कोड करता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने अभी तक बेटा समझ लिया कि क्या स्ट्रक्चर है HIV वायरस का, क्या क्या कंपोनेंट्स है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, और कौन से कंपोनेंट्स का बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैप्सोमर क्या होता है, P24 कहाँ है, P17 कहाँ है, डैश एंड डैश एंड डैश। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये स्पाइक्स इसने क्यों रखी है और इन स्पाइक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना बेटा। तो हम समझ लेते हैं कि ये स्पाइक्स क्यों है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, और क्यों इन बिना स्पाइक्स के HIV वायरस हमको कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं बेटा। अब इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल
कि HIV वायरस बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। जस्ट इमेजिन बेटा HIV वायरस बॉडी के अंदर पहुंच गया। जैसे ही ये HIV वायरस बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो ये आप एक मिनट है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपने याद रख लिया होगा बेटा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये आप याद रख लेना, 9 जीन्स एंड 19 प्रोटीन्स बेटा, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो इमेजिन कर लीजिए बेटा HIV वायरस बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो एंटर कर गया बॉडी के अंदर, ठीक है ना। जैसे बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये आते समय ही बेटा एक सेल की तलाश में लग जाता है। ये आते समय ही बेटा एक सेल को ढूंढने लगता है। ये टेररिस्ट है बेटा जिसका एक पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक मान लीजिए ये एक बाउंटी हंटर है बेटा, ठीक है। और इस बाउंटी हंटर को पैसे दिए गए बेटा और इसको फोटोग्राफ दिखाया गया है कि आपको सबसे पहले किस सेल पे अटैक करना है। क्लियर है। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये उस सेल की तलाश में लग जाता है जिसको ऊपर अटैक करना है, और उस सेल को हम बोलते हैं बेटा, मैं इसका डायग्राम भी बना लेता हूँ। तो ये जो सेल है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की मेंबर है। और इस सेल को हम बोलते हैं बेटा टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने टी सेल्स 3 प्रकार की पढ़ी थी, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड सप्रेसर। हेल्पर टी सेल एक ऐसी टी सेल होती है बेटा, ठीक है, जो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम को कनेक्ट कराती है बेटा किसके साथ, टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक है ना। मतलब ये बी सेल्स को कनेक्ट कराएगी बेटा किन के साथ, टी सेल्स के साथ। मतलब ये बात पहुंचाती है, इट्स अ मैसेंजर सेल बेटा, जो मैसेज पहुंचाती है बी सेल का टी सेल के पास, टी सेल का बी सेल के पास। और यही सेल सेंसिटाइज करती है बेटा किन को, बी सेल्स को, टू रिलीज मोर नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो मतलब ये एक ऐसी सी एक ब्रिज है बेटा जो एक ब्रांच ऑफ इम्यून सिस्टम को कनेक्ट करा रहा है बेटा किसके साथ, दूसरे ब्रांच के साथ। ये एक आप इमेजिन कर लीजिए, ये एक बेटा टेलीफोनिक वायर है जो एक सिस्टम को कनेक्ट करा रही है दूसरे सिस्टम के साथ, ठीक है ना। अब ये HIV वायरस इतना इंटेलिजेंट है बेटा, इसको पता था कि अगर मैं बी सेल को अटैक करूंगा तो खाली बी सेल को अटैक करने से एंटीबॉडीज़ को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है ना। टी साइटोटॉक्सिक सेल को सेल अटैक कर दूंगा तो तब भी हेल्पर सेल पूरे इम्यून सिस्टम को जाके बोल देगी इन्फेक्शन हो गया, आ जाओ बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इसने सोच समझ के क्या किया, इसने उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अटैक किया जो दोनों इम्यून सिस्टम्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है ना। तो वो सिस्टम जो था, वो सेल जो था, उसको हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं। इमेजिन करो टी सेल हेल्पर सेल हाईजैक हो गई, ठीक है। जैसे ही टी हेल्पर सेल हाईजैक हो जाएगी बच्चा, बी सेल को ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम को सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का पता नहीं रहेगा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ह्यूमोरल सिस्टम का पता नहीं रहेगा, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। बी सेल को लगेगा शायद प्रोटेक्शन के लिए टी सेल काम कर रहा है, टी सेल को लगेगा कि शायद प्रोटेक्शन के लिए बी सेल काम कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे और दोनों काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा इम्यून सिस्टम डाउन रेगुलेट हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वायरस एक ऐसी सेल को चुन रहा है इन्फेक्शन के लिए जिसके सिंगल अटैक की वजह से दो, ये बोलते हैं एक तीर और दो निशान। तो तीर तो एक ही मारा है इसने, और वो किसको मारा, टी हेल्पर को। लेकिन हेल्पर को मारने के चक्कर में बेटा इसने CMI को भी शट ऑफ कर दिया एंड ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम को भी क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। तो दोनों शट डाउन हो गए बेटा। दैट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के जो सबसे प्राइम डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, सबसे टॉप लेवल डिफेंस मैकेनिज्म थे, वही क्या हो गए बेटा, वही फेल हो गए, उन्हीं से काम नहीं हो रहा। जब उनसे काम नहीं होगा तो स्मॉल से स्मॉल बैक्टीरियाज भी अटैक करने लगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई ना अटैक करने के लिए, बिकॉज कोई मारने वाला है नहीं बेटा, इसलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो छोटा सा छोटा बैक्टीरिया जो नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं करता है वो भी अब क्या कराएगा, वो भी बॉडी में इन्फेक्शन कराने की ताकत रखता है। समझ गया ना। अब ये टी सेल इतनी बेवकूफ़ कैसे, ये तो सबसे इंटेलिजेंट सेल थी, ये तो सबसे प्राइम सेल थी, इसको तो ट्रेनिंग मिली थी बेटा बैक्टीरिया को, पैथोजन को पहचानने के लिए। इससे ये गलती कैसे हो गई वो समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे HIV वायरस अंदर आ जाता है तो सबसे पहले बेटा आप देख लीजिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, तो मतलब मेम्ब्रेन इसका हमारी सेल के जैसा ही है। क्लियर है ना। अब बिकॉज इसका मेम्ब्रेन हमारी सेल जैसा ही है तो इसने क्या कर लिया, इसने अपने प्रोटीन के अंदर बेटा, अपने मेम्ब्रेन के अंदर बेटा ये प्रोटीन्स ऐड कर दिए जिनको मैंने अभी बोला था GP120 एंड GP41 बेटा। अब होता क्या है, ये जो हमारी सेल है जिसको हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं, इस टी हेल्पर सेल के पास बेटा एक रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये एक रिसेप्टर यहाँ से है और ये रिसेप्टर दूसरा यहाँ से, तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो ये दूसरा रिसेप्टर है, ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है इस तरीके का, ये 7 बार मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाता है, इसको सर्पेंटाइन बोलते हैं। तो ये एक रिसेप्टर नॉर्मल है बेटा, दूसरा रिसेप्टर सर्पेंटाइन है। अब ये रिसेप्टर नॉर्मली इस टी हेल्पर सेल के अंदर पाए जाते हैं टू चेक
कि किसी सेल के अंदर वायरस तो नहीं है। तो मतलब ये इमेजिन कर लीजिए ये दोनों रिसेप्टर हाथ के जैसे हैं, ठीक है ना, और नम 10-15 स्टूडेंट लाइन में बैठे हुए हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का आंखें बांध लिया है, तो हम उसको बता रहे हैं कि आप हेड पे टच करके बताओ किसके हेड पे बाल है और किसके हेड पे नहीं है। तो वो जैसे हाथ से टच करेगा सबके बाल के ऊपर बेटा, जैसे वो टच करेगा अगर बाल की फीलिंग आ रही है तो वो बोलेगा हाँ इसके सर पे बाल है। लेकिन जैसे उसको प्लेन प्लेन लगेगा वो बोलेगा ये वाला टकला है। समझ गए ना, जो टकला है दैट मीन्स वही इफेक्टेड है बेटा, उसमें प्रॉब्लम है। समझ गए ना। सेम इमेजिन कर लो कि टी हेल्पर सेल वैसी सेल है, ये बॉडी के अंदर जाती है, ये हर एक सेल को चेक करती रहती है बिकॉज ऑफ दीज रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर बाइंड करेगी नॉर्मल सेल के साथ। अगर रिसेप्टर नॉर्मल निकल रहा है दैट मीन सेल नॉर्मल है। लेकिन अगर रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम है दैट मीन सेल के अंदर कोई छुपा हुआ है जो रिसेप्टर को प्रॉपर बनने नहीं दे रहा है। ऐसी सेल्स को बेटा ऐसी सेल्स को मारने के लिए फिर ये बी सेल को आवाज़ लगाएगा, साइटोटॉक्सिक सेल को बुलाएगा और उसकी डेथ करा देगा। क्लियर है ना। अब ये सेल जब ब्लड के अंदर वेंडर कर रही थी, ऊपर से HIV वायरस आया। अब HIV वायरस तो इंटेलिजेंट है बेटा, तो वो HIV वायरस क्या करता है, वो जानबूझ के बेटा इस सेल के साथ बाइंड करने के लिए वो चाहता है कि टी हेल्पर सेल उसे बाइंड करे, ठीक है ना। वो क्या एक्सपोज कर देता है, वो अपने GP120 रिसेप्टर को एंड अपने GP41 रिसेप्टर को एक्सपोज कर देता है। क्लियर। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्सपोज हो गया तो मान लीजिए ये GP120 है, तो ये GP120 ने बेटा जैसे इस रिसेप्टर को देखा इसने बाइंड कर दिया। नॉर्मल सीक्वेंस है बेटा जो नॉर्मली हमेशा होता है, इसने बाइंड कर दिया। और सेम तरीके से बेटा इसने इधर बाइंड कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, समझ आया ना। जैसे ही ये रिसेप्टर इसके ऊपर बाइंड करेगा बेटा, ठीक है ना, किसके साथ, टी हेल्पर सेल के। अच्छा याद रखना इस रिसेप्टर को, टी हेल्पर सेल के इस रिसेप्टर को हम नाम देते हैं बेटा CD4 टी सेल रिसेप्टर बेटा, ठीक है। TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर। क्लियर। और इसको हम बोलते हैं बेटा CXCR4 रिसेप्टर। ये दो अलग अलग रिसेप्टर्स है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि GP120 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। GP120 बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर के साथ एंड GP41 बाइंड करता है CXCR4 रिसेप्टर के साथ। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये वायरस क्या करता है, तो चालाक वायरस है ही बेटा, ये अपने रिसेप्टर की ओरिएंटेशन को या अपने मैं बोलूँ रिसेप्टर के पैटर्न को क्या करेगा, चेंज करेगा। और जैसे पैटर्न चेंज हो जाएगा, अब ये टी हेल्पर सेल तो भागना चाहती है, ये दौड़ के बताना चाहती है बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अब ये जा नहीं सकती है बिकॉज इसने इसको दोनों हाथों से पकड़ लिया बेटा। समझ गए ना। जैसे इसको दोनों हाथों से पकड़ लेगा तो ये वायरस बेटा नीचे आ जाएगा। इमेजिन कर लीजिए नीचे आ रहा है और किसके ऊपर, किसके साथ मिक्स हो जाएगा, इस सेल के मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स, ये भी मेम्ब्रेन है और ये भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मिक्स हो जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन को बेटा ब्रेक करके क्या डालेगा, अंदर से 2 RNA मॉलिक्यूल्स इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देगा। समझ गए ना। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब जैसे ही, यहाँ तक तो समझ आ गया ना बच्चा। अब जैसे ही वायरस का RNA मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँच जाएगा, उसके पास तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है ही, तो वो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को यूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम साइटोप्लाज्म का सीन देख लेते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है बेटा, ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक्ट करेगा बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसके ऊपर भी एक्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्लियर है। और जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एक्ट करके ये बनाएगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और ये भी बनाएगा बेटा एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। अब जब ये 2 सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन गए, फॉर एग्जांपल ये था बेटा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम और ये था बेटा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, तो 2 DNAs बन गए। तो ये DNA मॉलिक्यूल है और ये RNA मॉलिक्यूल है बेटा। अब क्या होगा, अब ये 2 DNA मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, बिकॉज इनका सीक्वेंसिंग सेम है ना, हमने पहले ही देखा था। ये अपने आपस में क्या करेंगे बेटा, ऐसे बाइंड करेंगे इस तरीके से, ये बाइंड कर गए। फॉर ये है 5 प्राइम 3 प्राइम और ये है बेटा 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये बाइंड करके क्या बना लेंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेंगे। समझ गए ना। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा, सेम डबल स्ट्रैंडेड DNA बेटा वापस आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे शो अप कर दें थोड़ा सा, तो ये हमारी बेटा टी हेल्पर सेल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं उसको, ये हमारी टी हेल्पर सेल है, ये हमारी टी हेल्पर सेल का न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के अंदर इसका खुद का DNA था, मतलब हमारी टी हेल्पर सेल का खुद का नॉर्मल DNA था। तो ये नॉर्मल DNA टी हेल्पर सेल का ऐसे, समझ आया ना। तो अब क्या होगा बेटा, अब हमारा वायरल DNA जो है, वायरल DNA इस सेल के अंदर एंटर करेगा और अपने इंटीग्रेस एंजाइम, याद है ना इसके पास इंटीग्रेस एंजाइम था, तो अपने इंटीग्रेस को यूज़ करके ये हमारे DNA के साथ बाइंड करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये नॉर्मल DNA था, ठीक है ना, और ये वायरल DNA है बेटा।
क्लियर। तो नॉर्मल डीएनए किसके साथ बाइंड कर गया, वायरल डीएनए के साथ बाइंड कर गया। अब जब ये एक बार वायरल डीएनए के साथ बाइंड कर गया, अब ये वायरल डीएनए जो है ये हमारे नॉर्मल डीएनए को क्या करेगा, हाईजैक करेगा। और इस तरीके से हाईजैक करेगा, ये इंटेलिजेंट वायरस क्यों है बेटा, ये इस तरीके से हाईजैक करेगा कि अब जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे किससे, हमारे नॉर्मल या वायरल डीएनए से, वो सारे प्रोटीन्स कौन से बनेंगे, वो बनेंगे वो बनेंगे बेटा P24 प्रोटीन्स जो हमने अभी देखे थे बेटा, जो इनर कैप्सूड को बनाते थे, ठीक है। P17 प्रोटीन्स जो बाहर के कैप्सूड को बनाते थे। मतलब जो भी प्रोटीन अभी बनने वाला है, जो भी mRNA अभी बनने वाला है किससे, हमारे या वायरल डीएनए से, वो ओनली किसके लिए बनाए जाते हैं बेटा, वो ओनली बनाया जाता है वायरस की ग्रोथ के लिए। तो मतलब आप इमेजिन कर लो, हमारी टी सेल तो चाहती है बेटा कि वो नॉर्मल प्रोटीन बनाए, लेकिन इमेजिन कर लो कि अब कंट्रोल सेंटर को बेटा क्या रखा गया है, गन पॉइंट पे रखा गया, उसके हेड पे गन रखा गया, और कंट्रोल सेंटर को बोला जा रहा है कि अगर तुमने हमारा नहीं सुना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम आपको क्या कर देंगे, मार देंगे। अब कंट्रोल सेंटर तो मजबूर है बेटा, उसको अपनी जान बचानी है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो वायरस की बात सुन रहा है, और जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है बेटा, वो वायरस के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर ना। अब होता क्या है, जब इमेजिन कर लो कि अब वायरस के बहुत सारे प्रोटीन्स बन गए, ऐसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस ऐसे है। अब प्रोटीन्स आपको पता है बेटा, प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वायरस के प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये प्रोटीन बन रहे हैं वायरस के ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। और वायरस के आरएनए मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। अब वायरस का प्रोटीन एंड वायरस का आरएनए मॉलिक्यूल उसमें बाइंड करेगा और सेल से बाहर आएगा। और किस तरीके से सेल से बाहर आएगा, तो ये आप देख सकते हैं इधर बेटा, सॉरी, तो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन था, इस तरीके से हमारे टी सेल का मेम्ब्रेन था। तो अब ये बेटा सेल से इस तरीके से बाहर आएगा कि ये मेम्ब्रेन को इवेजिनेट करेगा, मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद बेटा ये पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन जो है ये कट के बाहर निकलेगा इस तरीके से, और अपने साथ किसको ले आएगा, अपने साथ एक वायरस को ले आएगा इस तरीके से। समझ आया ना। अब यही वायरस क्या करेगा बाद में, यही दूसरे टी सेल को पकड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ सेल्स का इन्फेक्शन रैपिडली क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा, और बहुत तेज़ी से आगे फैलता जाएगा। और इस तरीके से सारे बॉडी की टी सेल्स को अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे बॉडी की सारी टी सेल्स अपने कब्जे में हो जाएगी, तो फिर क्या शुरू होगा बेटा, फिर पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन या एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन शुरू होगा। समझ गए ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द HIV वायरस, कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर है इसका, कैसे ट्रांसमिट होता है, और किस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट। तो याद रखना है, एक तो ये टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है, और दूसरा है बेटा मैक्रोफेज को भी इन्फेक्ट। पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन सेम है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। बस एक डिफरेंस होता है कि इन केस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, अगर मैं एक मैक्रोफेज भी बना दूँ आपके लिए, तो ये तो टी सेल हो गए। तो ऐसे HIV वायरस को जो टी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उनको हम टी ट्रॉफिक वायरस बोलते हैं, टी ट्रॉफिक वायरस, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे मैक्रोफेज होता, तो ये मैक्रोफेज ऐसे बेटा, दिस इज अ मैक्रोफेज, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्रोफेज के अंदर बेटा रिसेप्टर होगा, ठीक है ना, और उस रिसेप्टर को हम बेटा, ये वाला रिसेप्टर जो है ना CXCR, तो उसको हम बेटा CXCR5 बोलते हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। एक डिफरेंस है बस, वो है रिसेप्टर का डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम ही होने वाला। तो ऐसे HIV वायरसेस को जो M सेल्स को इन्फेक्ट करें, मतलब मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम M ट्रॉफिक HIV वायरसेस बोलते हैं। चलिए, तो ये था बेटा HIV वायरस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया आ गया होगा। अब हम आते हैं बेटा, जो हमने स्लाइड्स तैयार की है तो उनको थोड़ा रीड आउट कर देते हैं। तो बेसिस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको पूरी समझा दी अच्छे से बेटा। तो अभी हम थोड़ा स्लाइड्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमको रीड आउट करना है इसमें। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लाइड से। और फर्स्ट स्लाइड से वो है द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आप समझ गए अब। This means deficiency of immune system acquired during lifetime of an individual, indicating that it is not congenital disease। मतलब ये बर्थ नहीं मिलती है बेटा। एक्सेप्शन एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ डिजीज बेटा। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has been spread all over the world, killing more than 25 मिलियन पर्सनस बेटा। तो आप देख सकते हैं ये डिजीज़ कितनी खतरनाक डिजीज़ है बेटा, और कितनी डेंजरस डिजीज़ है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेटा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट्स में लिख के भेजेंगे कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के और क्या क्या नाम है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इट्स अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनको हम रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। रेट्रो वायरस याद रखना है बेटा, रेट्रो वायरस मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है और उसके पास क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पाया जाता है।
क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो ये क्या है बेटा, दे आर GP120 प्रोटीन्स, 41 इन्होंने दिखाया नहीं है तो हम GP120 से काम चला लेते हैं। सो दिस वन इज आउटर कैप्सिड, दिस इज आउटर कैप्सिड, ठीक है ना। दिस वन इज, दिस इज इनर कैप्सिड, दिस इज इनर कैप्सिड। तो आपको याद है बेटा आउटर कैप्सिड आउटर कैप्सिड जो है बेटा वो P17 प्रोटीन से बनता है, P17 से बनता है। और इनर कैप्सिड जो होता है बेटा वो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, P24 से बनता है। ये यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंजाइम्स मिलेंगे बेटा, इसमें से कोई एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होगा और कोई प्रोटीएस, इंटीग्रेस, बाकी एंजाइम्स होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आरएनए के। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज 1 फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए एंड दिस इज अनदर फ्रेगमेंट ऑफ, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्लियर। और ये फाइनली क्या है बेटा, दिस इज एनवलप, ये एनवलप है बेटा। क्लियर है। तो बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, जो आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद भी रखना है, बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है। तो दिखा क्या रहा है, ये आ गया रेट्रोवायरस, जो मैं आपको भी बता रहा था, रेट्रोवायरस आ गया, मतलब HIV वायरस आ गया। इसके पास क्या है, वायरल प्रोटीन कोट है बेटा, ठीक है, मतलब इसके बाहर प्रोटीन का एक कवर है, जो हमने देखा था कैप्सोमर का बनता है, P17 एंड P24 प्रोटीन की वजह से बनता है। क्लियर है। तो हमने इसको पूरा डिटेल में समझ, यहाँ पे शॉर्ट में। और इसके पास इसके अलावा क्या है, वायरल RNA कोर है, तो मतलब बाहर का कवर प्रोटीन का है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको लेबल करता हूँ, ये प्रोटीन का कवर है और ये क्या है बेटा, ये वायरल RNA कोर है। क्लियर। अब इसने क्या कर दिया, इसने इन्फेक्ट कर दिया बेटा, तो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्ट इज़ द नॉर्मल सेल, तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ नॉर्मल सेल। तो अगर इसको हाईलाइट कर दे तो ये हमारी नॉर्मल सेल है बेटा, ये मेम्ब्रेन ऑफ नॉर्मल सेल है, ये मेम्ब्रेन ऑफ नॉर्मल सेल। तो इसने इन्फेक्ट कर दिया नॉर्मल सेल को। जैसे इन्फेक्ट कर दिया इसने प्रोटीन कोड को बाहर रख दिया और अंदर क्या डाला, अंदर इसने अपना RNA मॉलिक्यूल डाला। तो याद रखना बेटा, एक नहीं, यहाँ पे 2 RNA मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये इसने 2 RNA मॉलिक्यूल्स अंदर डाल दी। वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। अब इसने क्या किया, अपने RNA से क्या बना दिया, DNA बना दिया। तो ये DNA थ्रेड 1 है और ये DNA थ्रेड 2 होगा बेटा। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम 5 प्राइम है। समझ गए ना। अब वायरल DNA जो है बेटा, जैसे बना दिया गया तो इसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन आपको याद रहे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे कन्वर्ट हो गया तो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, होस्ट जीनोम के अंदर, मतलब हमारी नॉर्मल T सेल या मैक्रोफेज के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है। तो ये नॉर्मल DNA था, तो इधर ही किसी जगह पे इन्होंने अपना DNA भी ऐड कर दिया। जैसे DNA ऐड कर दिया, अब क्या होगा, आफ्टर एडिशन अब जितने भी बेटा प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो किसके लिए बनेंगे, वो वायरस के लिए बनेंगे। मतलब नए RNA मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो भी वायरस के होंगे, नए प्रोटीन्स बनेंगे वो भी वायरस के ही होंगे। क्लियर है ना। न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो ये नए RNA मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बहुत सारे RNA मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऐसे, और बाद में इनको अलग से प्रोटीन्स दिए जाएंगे, तो इनके बाहर प्रोटीन का कवर आएगा और फाइनली क्या बनेंगे, न्यू वायरसेस बनेंगे। क्लियर है ना। अब न्यू वायरसेस बनाने के बाद नॉर्मल वायरसेस को अगर आप देखोगे ना, वो क्या करते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं, वो पागल वायरसेस होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे ना, अपना नया वायरस बना लेंगे। नया वायरस बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी मतलब जो ह्यूमंस की होस्ट सेल होती है, किसी भी एनिमल की होस्ट सेल होती है, वो सेल से बाहर आने के टाइम पे ना पूरी सेल को बर्स्ट कर देते हैं, मतलब पूरी सेल को मार देते हैं। नॉर्मल वायरस की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट HIV। लेकिन HIV वायरस एक इंटेलिजेंट वायरस है बेटा। ये क्या करता है, ये जैसे ही अपने नंबर को इंक्रीज़ करा देगा ना, मतलब अपना काम करेगा, तो फिर ये सेल से बाहर आएगा। लेकिन सेल से बाहर आने के बाद ये सेल को बर्स्ट नहीं करता है बेटा। मतलब ये इतना चालाक वायरस है, ये बोलता है कि सेल को ज़िंदा रखो, इसको मरने मत दो, ठीक है ना, और इस सेल के अंदर अपना काम कराते जाओ इस सेल से। समझे, मतलब ये सेल को लीव नहीं करता है बेटा, ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये जिस सेल के अंदर अपना प्रोडक्शन कर रहा है ना, उस सेल को ये पूरा का पूरा बचाने का कोशिश करेगा, उसको बेटा डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये अपना काम तो उस सेल के अंदर करता ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेगा कि जब भी इसकी प्रोजनी बाहर आएगी ना, ये अपनी प्रोजनी को डायरेक्ट करेगा कि जब भी मेरी प्रोजनी बाहर जाएगी, वो दीवार तोड़ के नहीं जाएगी, वो दीवार को डिस्ट्रॉय करके नहीं जाएगी, वो सेल को डिस्ट्रॉय करके नहीं जाएगी, ठीक है ना। वो सेल को अपनी जगह पे ही रखेगा और उसी सेल के अंदर क्या करता जाएगा, अपना प्रोडक्शन करता जाएगा। और यही रीज़न है बेटा कि जिस सेल को भी इन्फेक्शन होगा, किसका, HIV वायरस का, वो सेल बाद में क्या करती है, वो एज HIV वायरस फैक्ट्री का काम करती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो HIV
HIV फैक्ट्री का काम करती है बेटा। मतलब वो एक तरीके की फैक्ट्री बन गई है जहाँ पे अब किन का प्रोडक्शन हो रहा है, HIV वायरसेस का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ आया ना? तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। तो मतलब सेल जो है, सेल इम्यूनिटी तो ख़त्म होगी बेटा। इम्यूनिटी क्यों ख़त्म होगी? बिकॉज अब सेल के डिफेंस सेल के ऊपर बेटा दबाव है, किसके? HIV वायरस का। और उस दबाव के चक्कर में बेटा वो सेल मजबूरन में अब क्या कर रही है? वही काम कर रही है जो उसको कौन बता रहा है? जो उसको HIV वायरस बता रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अपने होस्ट सेल को मारेगा नहीं, उसको वैसे ही रखेगा। किस लिए? अपने प्रोडक्शन को, अपनी प्रोजीनी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, जो बाकी नॉर्मल वायरसेस के अंदर हमको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। दैट इज़ वाई दिस वायरस इज़ नोन एज इंटेलिजेंट वायरस बेटा। अभी तक बायोलॉजिकल किंगडम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वायरस माना है, और यही रीज़न है इसका अभी तक इलाज भी नहीं निकला है। समझ गए ना? चलिए यहाँ पे एक नोट है बेटा जो आपको याद रखना है। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड बेटा। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मतलब इन्फेक्टेड सेल तो जिंदा ही रहेगी, और वही इन्फेक्टेड सेल क्या करती रहेगी? वो वायरसेस को बनाती रहेगी और उनको रिलीज भी करती रहेगी बेटा। समझ गए? अब आते बेटा ट्रांसमिशन की तरफ। कैसे ये ट्रांसमिट होता है इन ह्यूमंस बेटा? कौन कौन से रीजन है बेटा इसके ट्रांसमिशन के? तो सबसे पहला रीज़न जो है बेटा, जो राउंड अबाउट 82% जो ये HIV वायरस देखा गया है वो होमोसेक्सुअल्स में देखा गया। ठीक है, 82% केसेस जो है बेटा HIV वायरस के ट्रांसमिशन के वो होमोसेक्सुअल्स में देखा गया है। ठीक है ना? होमोसेक्सुअल्स के अलावा हेट्रोसेक्सुअल्स में भी देखा जाता है, हेट्रोसेक्सुअल्स में भी देखा जाता है। समझ आया ना? हेट्रोसेक्सुअल में बेटा ये मेन टू वुमेन भी ट्रांसमिट हो सकता है या वुमेन टू मेन भी ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब अगर मेल इन्फेक्टेड है तो वो वुमेन को ट्रांसमिट करेगा, अगर वुमेन इन्फेक्टेड है तो वो मेन को ट्रांसमिट करेगी। समझ गए ना? तो इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि राउंड अबाउट बेटा 82 to 90% जो ट्रांसमिशन होता है किसका? HIV वायरस का, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। ठीक है ना? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, या आप बोल सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से ये होता है। समझ गए ना? इसके अलावा बेटा ये क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को बेटा किसी और पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया और बिना ये चेक किए बेटा कि उस पर्सन में HIV वायरस था कि नहीं था, हमने एक नॉर्मल पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो ये ब्लड की वजह से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, या ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से। ब्लड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? ब्लड प्रोडक्ट्स में प्लाज्मा आता है बेटा, प्लाज्मा की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है, सीरम की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है, डैश एंड डैश बेटा। क्लियर है? बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो 4H का नाम दिया था हमने, जहाँ पे हमने बेटा एक H को हेरोइन बोला था, जो इंजेक्ट करते थे बॉडी के अंदर हेरोइन। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बेटा वो ग्रुप में हमेशा ड्रग्स लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, मतलब इंजेक्शन करते हैं। तो एक सिरेंज उन्होंने ड्रग का बना लिया, फिर उसको पार्ट मतलब शेयर करेंगे 2-3 लोग आपस में। तो एक बंदे ने इंजेक्ट कर लिया अपनी बॉडी में ड्रग, फिर वही सेम इंजेक्शन सेम निडल दूसरा यूज़ करेगा, वही तीसरा यूज़ करेगा। अब उसकी वजह से क्या होता, मान लो इन 3 में से एक क्या था बेटा, एक इन्फेक्टेड था, तो उसका ब्लड दूसरे के ब्लड में कॉन्टैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्टेड नीडल, जिसकी वजह से उसमें भी क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। और एक रेयर केस है बेटा जहाँ पे इन्फेक्टेड मदर अपने चाइल्ड को भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर सकती है? इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है बेटा। समझ गए ना? चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, वर्किंग इन हेल्थ केयर, मतलब अगर आप कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के अंदर कॉन्टैक्ट में आ गए उसकी वजह से होगा, इंजेक्टिंग ड्रग्स की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी होता है, एंड मदर से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब बहुत सारी मिथ्स है बेटा HIV के ट्रांसमिशन को लेके, जो बीइंग ए स्टूडेंट आपको बेटा दूसरों को भी बतानी चाहिए और ख़ुद भी इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है तो आप उसको टच करेंगे बेटा फिजिकली, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। आप उसके साथ फूड शेयर करेंगे, उसके बर्तन शेयर करेंगे, उसके कपड़े शेयर करेंगे, उससे इन्फेक्शन नहीं होने वाला। किसिंग करेंगे बेटा, उससे ट्रांसमिशन नहीं होने वाला। इंसेक्ट बाइट या टॉयलेट सीट को शेयर करने से भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो दीज आर ऑल द मिथ्स बेटा। ये ट्रांसमिट होता है ओनली बॉडी फ्लूइड्स की वजह से, जिस बॉडी फ्लूइड के अंदर बेटा सर्ब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है, ब्लड आता है, सीमेन आता है या वेजिनल फ्लूइड्स आते हैं, उनकी वजह से ट्रांसमिट होता है, ना कि इन सारी चीज़ों की वजह से। क्लियर है? चले, सो पीपल, अब
किन को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब आप नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर बेटा हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, तो किन पर्सन्स के अंदर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके अंदर ये इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो उसमें सबसे पहले ऐसे पर्सन्स आते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो हाईली एक्टिव है बेटा सेक्सुअल बिहेवियर के बेसिस पे, जो एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ बेटा कनेक्टेड है फॉर दीज पर्पज, तो उसके अंदर बेटा ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस है दैन दैट ऑफ अ पर्सन जिसका एक सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है ना। ये ड्रग एडिक्ट्स के अंदर बेटा ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाता है, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, बिकॉज वो मैंने अभी बोला शेयरिंग ऑफ नीडल्स करते हैं बेटा एक से दूसरे में, तो उनके अंदर कॉमनली ये ज़्यादा देखा जाता है। क्लियर है। इंडिविजुअल जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल के अंदर बेटा हीमोफीलिया की बीमारी है, हीमोफीलिया की बीमारी है, ठीक है ना, तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। जो हमने H एक ऐड कर रहा था 4H के अंदर बेटा, वही रीज़न था वहाँ पे ये H आया था, ठीक है। जिनके अंदर थैलासीमिया है, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम बेटा इसको, थैलासीमिया ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है बेटा, ठीक है। जिनके अंदर एनीमिया है, जिनके अंदर एनीमिया है बेटा, ठीक है, या जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है, किडनी डिजीज़ है जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है, इनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज कभी भी इनका किसी भी पर्सन का इन्फेक्टेड ब्लड इनके ब्लड में कॉन्टैक्ट में आ सकता है, तो इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटा इन्फेक्शन होने के, ठीक है ना। चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV इज़ नॉट स्प्रेड बाय मेरी टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये NCERT लिख रही है बेटा। इट इज़ स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कौन कौन सा बॉडी फ्लूइड होगा, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, जैसे ब्लड होगा, जैसे सीमेन होगा, जैसे वेजिनल फ्लूइड्स होंगे, वेजिनल फ्लूइड्स होंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्वेट, इसमें स्लाइवा ऐसी चीज़ें नहीं, इसमें ईयरवैक्स ऐसी चीज़ें नहीं आती है, उनकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं होता है। क्लियर है। इट इज़ हिंस इम्पेरेटिव फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग दैट HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। अब NCERT ने ये लाइन क्यों लिखी, बिकॉज पहले बेटा जब ये स्टार्टिंग में डिजीज़ फैलने लगा तो तब क्या होता था बेटा, जो लोग HIV इन्फेक्टेड होते थे ना उनको गाँव से बाहर निकाला जाता था, ठीक है ना, उनको गाँव से बाहर निकाल के कुछ अलग कमरा वमरा या अपार्टमेंट दे के, या कभी कुछ देते भी नहीं थे बेटा, उनको भगाया जाता था गाँव से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जिनको भगाया गया, जिनको सोसाइटी ने एक अलग गलत तरीके से उनके साथ बिहेव किया कि जैसे पता नहीं उनको क्या हुआ है बेटा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने फिर गुस्से में आके बेटा, ये उनका साइकोटिक नेचर डेवलप हुआ और उन्होंने फिर जानबूझ के सेम वायरस बेटा बहुत सारे लोगों के अंदर या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली या तो ज़बरदस्ती से क्या कर दिया, सेम वायरस ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है ना। तो वो क्यों हुआ, अगर हम उन सारे लोगों को बचा सकते थे बेटा जिनके अंदर उन्होंने ट्रांसमिट किया वायरस, अगर हम उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ क्या करते, एक अच्छे तरीके से बिहेव करते, उसको लेफ्ट आउट फील नहीं कराते फ्रॉम द सोसाइटी। लेकिन जब हमने ये गलती कर ली, उस हमारी गलती की वजह से बहुत सारे लोग बेटा बाद में क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए, उन्होंने फिर और लोगों को, बिकॉज HIV वायरस का बेटा बॉडी में आने के बाद लगभग 10 साल तक आपको पता नहीं चलेगा आपको वायरस बॉडी में है, तो तब तक आपने बेटा कितने लोगों को ये फैला लिया होगा, जानबूझ के या अनजाने में फैलाया होगा, उसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, इसका नेचर ऑफ स्प्रेड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसके साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, बिकॉज अगर हम उसके साथ नॉर्मली बिहेव करेंगे वी आर इनडायरेक्टली रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बेटा। क्लियर है ना। चलिए, देयर इज़ ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड सिम्टम्स, जो मैं आपको अभी बता रहा था, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका है बेटा वो 5 to 10 ईयर्स का है। मतलब कुछ लोगों में तो जल्दी अपेयर हो जाता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम एवरेज की बात करें तो बॉडी के अंदर आने के बाद 5 से 10 साल बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तब तक पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन आया कहाँ से था। HIV is not transmitted by air and water, saliva, sweat, tears and close mouth kissing, insects और pets, sharing toilets, food and drinks बेटा, जो हमने अभी ऑलरेडी मेंशन कर लिया आपके साथ। चलिए, वो अब हम आते हैं बेटा स्प्रेड कैसे होता है, जो मैंने आपको पूरी कहानी अभी बताई दी है, तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेज एंड T सेल बेटा, यहाँ पे याद रखना एंड T सेल, ठीक है ना। इनसाइड मैक्रोफेज अगेन यहाँ पे बेटा एंड T सेल, इनसाइड मैक्रोफेज एंड T सेल RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
क्लियर है? द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। सेम चीज़ मैंने आपको बता दी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बेटा, ये आप याद रखेंगे। द मैक्रोफेज एंड टी सेल अगेन, द मैक्रोफेज एंड टी सेल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक ए HIV फैक्ट्री। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। Simultaneously, HIV enters into the helper T lymphocytes. Helper T cells replicates and produces progeny viruses. The progeny viruses released in the blood attack other helper T cells. This is repeated, leading to progressive decrease in the number of helper T cells in the body of infected person। बेटा समझ गए ना? तो सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी बता दी है, सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा से रिपीट की गई है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HIV वायरस बॉडी के साथ बाइंड कर गया, यहाँ पे इसने रिसेप्टर को, दोनों रिसेप्टर को, ये बेटा CXCR4 फॉर द टी सेल एंड CCR5 है CXCR5 फॉर द मैक्रोफेज। इसने इस रिसेप्टर को भी अपने कब्जे में कर दिया। तो ये वाला रिसेप्टर कौन था बेटा? ये CD4 रिसेप्टर है। ये GP यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज GP120 जुड़ रहा है बेटा CD4 रिसेप्टर के साथ, ठीक है ना। तो ये बाइंड करके इसके साथ, और दूसरा GP41 है बेटा। तो GP41 किसके साथ बाइंड करे? ये मान लीजिए GP41 ये बाइंड करके CXCR4 अगर टी सेल है या CCR5 अगर मैक्रोफेज है बेटा। तो बाइंड कर गया, जैसे बाइंड कर गया तो बॉडी के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के टाइम पे इसने अपना मेम्ब्रेन तो बाहर रख दिया, लेकिन अंदर क्या लाया? अपने प्रोटीन्स लाया, मतलब इनर कैप्सिड लाया, और प्लस अपना जेनेटिक मटेरियल लाया। इनर कैप्सूल को डाइजेस्ट करेगा प्रोटीज, ताकि कोई निशान पीछे न रहे, और इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों RNA मॉलिक्यूल जो है बेटा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के टाइम पे DNA में कन्वर्ट हो गए, और क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज न्यूक्लियस बेटा, ये न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर अपना नॉर्मल DNA था इसका, लेकिन अब इसका येलो वाला DNA इंटीग्रेट हो गया बेटा किसके अंदर? इसके DNA के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज बेटा। एक बार इंटीग्रेट हो गया तो क्या बनाना शुरू कर दिया? अपने RNA के पार्टिकल्स बनाने शुरू कर दिए, वायरल RNA पार्टिकल्स बनाने शुरू कर दिए, और प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दिए, जिनको जोड़ के दोबारा से क्या बन गया? और एक वायरस बन गया। तो इस तरीके से बॉडी में क्या कराता है? इन्फेक्शन स्प्रेड करा देता है। समझ गए ना? तो वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो आपको याद रखना है, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन NCERT में स्किप है, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से समझनी पड़ेगी और उसको भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन इसके आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्लियर है गाइस? तो ये याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ गलती से भी स्किप नहीं करनी है, नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जब पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो तब पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है? फीवर, ठीक है, तो पर्सन में आपको फीवर देखने को मिलेगा, डायरिया, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, मतलब जब बॉडी में हेल्पर टी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंजे एंड पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, मतलब जैसे टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज होने लगेगा तो अब वो लोग भी इन्फेक्शन करने के लिए आएंगे, वो पैथोजेंस भी इन्फेक्शन करने के लिए आएंगे जो नॉर्मली पैथोजेंस इन्फेक्शन नहीं करते थे, मतलब सिंपल इन्फेक्शंस भी अब बॉडी में होने लगेंगे जो नॉर्मली नहीं होते थे। द पेशेंट बिकम्स इम्यूनो डेफिशिएंट, तो पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट बन गया, पेशेंट के अंदर बेटा बॉडी में इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गया, डेफिशिएंट हो गया, दैट ही एंड शी इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। क्लियर है? वाइडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कॉमनली जो टेस्ट यूज़ किया जाता है देखने के लिए कि हमारी बॉडी में एड्स का वायरस है कि नहीं है, वो क्या होता है बेटा? वो होता है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बेटा, याद रख लेना, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे हम देखेंगे दो तरीके के टेस्ट होते हैं बेटा, कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब है कि नहीं है, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ गया, मतलब वो डॉक्टर ने बोला हाँ है, फिर उस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए रियलिटी में है कि कुछ गलती हुआ है, उसके लिए हम कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे बेटा वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो बस अभी आप NCERT के अकॉर्डिंग इतना याद रखेंगे कि HIV वायरस को चेक करने के लिए कि बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं है, हम क्या यूज़ करते हैं? ELISA टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। क्लियर है? चले, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शली इफेक्टिव, मतलब अगर आप कोई भी दवाई यूज़ करते हैं बेटा HIV वायरस को रोकने के लिए, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन दवाई है AZT, मतलब एजिडोथाइमिडीन,
ठीक है। एजिडोथाइमिडीन जो है बेटा ये HIV पेशेंट्स को दी जाती है। तो इस एजिडोथाइमिडीन की वजह से होगा क्या बेटा, बॉडी के अंदर वायरस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर एड्स ख़त्म नहीं होगा। बस इतना होगा बेटा कि अगर पेशेंट 2 साल बाद मरने वाला था, अब उसका 1 साल लाइफ स्पेन ऐड हो जाएगा। लेकिन ये इनएविटेबल है बेटा, हम इस बीमारी को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकें। पर्सन तो मरेगा ही मरेगा, पेशेंट तो मरेगा ही मरेगा, बस ड्रग की वजह से हम बेटा उसके मरने का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी याद रख लेना। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। तो हम खाली लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हम डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। डेथ तो इनएविटेबल है बेटा, इसके अंदर डेथ तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। क्लियर है। चलिए, अब हम बच कैसे सकते हैं बेटा इस बीमारी से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। एज एड्स हैज़ नो क्योर, जैसे हमको पता है एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो हमारे पास क्या बचता है, प्रिवेंशन ही एक ऑप्शन बचता है। हम प्रिवेंट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia और टाइफाइड। मतलब कॉमनली ये देखा जाता है बेटा कि ये वायरस जो है ये फैलता है बेटा किस तरीके से, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से। मतलब आपको पता है कि इस चीज़ से ये वायरस फैलने वाला है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ वो काम करते हो। आपको पता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से वायरस फैलेगा, फिर भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। आपको पता है कि मल्टीपल पार्टनर रखने से सेक्स इन्फेक्शन फैलेगा, तब भी आप मल्टीपल पार्टनर्स में बेटा इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको पता है कि अनसर्टिलाइज्ड नीडल की वजह से ये बीमारी फैलेगी, फिर भी आप अनसर्टिलाइज्ड नीडल्स को यूज़ करते हैं। तो मतलब इस चीज़ को, इस बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं अगर हम कॉन्शियसली क्या हो जाए बेटा, एक्टिव हो जाए। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हम चीज़ का ध्यान रखें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्या यूज़ नहीं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर बीमारी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। जैसे नमोनिया को हम नहीं रोक सकते, कब होगा कब नहीं होगा, बिकॉज वो एयर पार्टिकल है बेटा, कभी भी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। टाइफाइड का भी सेम सीन है, लेकिन HIV को हमको पता है ये किससे होता है और किससे नहीं हो सकता है। और किससे होता है बेटा, अगर हम उससे दूर रहेंगे ना तो हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन नहीं होगा। Of course, infection in blood transfusion patients, newborns may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, "Do not die of ignorance." अब ये दूसरी चीज़ बता रहा है कि अगर हमने पूरा ध्यान रख लिया बेटा कि इस चीज़ से इन्फेक्शन होता है, हमें हम वो काम नहीं करेंगे, हम वो चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बेटा ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या मदर से बच्चे की तरफ हो सकता है। अब उससे हम कैसे रोकें, हमको बेटा क्या रहना चाहिए, जागरूक बनना चाहिए, हमको इग्नोरेंट नहीं बनना चाहिए। जागरूकता अगर है तो हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम इग्नोरेंस कर लिया तो इग्नोरेंस से होने वाली डेथ जो होती है बेटा वो सबसे बुरी मौत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बेटा, ये आपको याद रखना है। इन आवर कंट्री इंडिया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, ठीक है ना। तो नैको एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो इंडिया के अंदर काम करती है, जो लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को बेटा जागरूक करती है, लोगों को बेटा एजुकेट करती है रिगार्डिंग एड्स क्या है, एड्स के पेशेंट से कैसे बिहेव करना चाहिए, एड्स से हम कैसे रोक सकते हैं, प्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब क्या है, डैश एंड डैश बेटा। बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, बच्चों को बेटा कुछ टूर्स पे लिया जाता है। एक ट्रेन भी है इंडिया के अंदर बेटा, HIV ट्रेन, जहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है किसकी वजह से होता है, कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सिंबल जो आप देख सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ नैको बेटा, ये सिंबल नैको के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम रेड रिबन भी बोलते हैं बेटा। 2007 में बेटा ये रेड रिबन एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तो ये तब से चलता आ रहा है, ठीक है। WHO started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, such as making blood safe for HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospital clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV if susceptible population, and some such steps taken up बेटा। तो मतलब WHO कंटिन्यूसली बेटा इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, और WHO ने बहुत सारे रूल्स भी लागू किए हैं बेटा, बहुत सारे रूल्स भी प्रमोट किए हैं, जिनकी वजह से हम बेटा क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people or many more patients। तो ये कुछ चीज़ें बेटा ये आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट समथिंग एल्स, बट ये NCERT की लाइन से तो एक बार रीड आउट कर देना। ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा जो NCERT में नहीं है, हालांकि हमने पहले ही उसको डिस्कस कर दिया, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, सबसे पहले 1981 में अंदर देखा गया न्यूयॉर्क के अंदर बेटा। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, कॉमनली हेल्पर T सेल्स के ऊपर अटैक करता है।
ये नेशनल डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस को बेटा डिक्रीज करा देता है, हमारी बॉडी में नेशनल डिफेंस खत्म हो जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, ल्यूक मोंटेगनर एंड रॉबर्ट गेलो। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस लैव और ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस HTLV 3rd, और बाद में इसको बोला गया HIV। क्लियर है ना। इट इज़ हर्टनिंग टू नो दैट ओनली 10% ऑफ पीपल हु गेट एड्स वायरस इन्फेक्शन एक्चुअली डेवलप फुल ब्लोन वेट्स। मतलब पेशेंट्स के अंदर अगर HIV वायरस है बेटा तो 10% के अंदर ये इफेक्ट कर सकता है, बाकियों के अंदर इफेक्ट नहीं करता है। तो हम एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, जो आपको याद रखना है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसको बेटा जल्दी जल्दी ज़्यादा नहीं बताया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग पोर्शन बेटा। तो यहाँ पे उसको दोबारा से ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत हमको नहीं है। चलिए, मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स। कुछ सिम्टम्स तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सिम्टम्स होते हैं बेटा जो एड्स के अंदर देखे जाते हैं, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। लिम्फोपीनिया बेटा, लिम्फोपीनिया मतलब बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज़ होगा, और लिम्फोसाइट्स का नंबर जो डिक्रीज़ होगा वो पर्टिकुलरली कौन का होगा? वो टी सेल का होगा बेटा। सिलेक्टिव टी सेल डेफिशिएंसी मतलब, सिलेक्टिव मतलब टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज़ होगा। ठीक है। हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बॉडी के अंदर IgA एंड IgG का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा बेटा। डिक्रीज्ड सेलुलर इम्यूनिटी, कॉमन इन्फेक्शंस बिकम वेरी सिवियर। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बुक में नहीं दिए, लेकिन याद रख लेना। पहला याद रखना है बेटा, सिलेक्टिव टी सेल डिक्रीज़ होगा, मतलब टी हेल्पर सेल्स का डिक्रीज़ होगा, एंड प्लस हाइपर गामा ग्लोबिनी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। HIV वायरस, इसके बारे में हमने पूरा स्टडी कर दिया बेटा, यहाँ पे डायग्राम भी बना गया है जो हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया है। HIV वायरस बिलोंग टू रेट्रोवायरिडी। इट्स अ स्फेरिकल एनवेलप्ड वायरस, याद रखना, इसके बाद एनवेलप अपना होता है, 90 to 100 नैनोमीटर इन साइज। It is the only virus that has diploid genome, again important for exam. It has 2 identical single stranded DNA. Diploid इसलिए होता है because 2 strands होते हैं RNA के, लेकिन वो दोनों सेम होते हैं। The enzyme reverse transcriptase is present, which is characteristic feature of retroviruses. On the envelope HIV, glycoprotein spikes are present बेटा। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख भी सकते हैं, तो ये इसका RNA हो गया बेटा, जो सेंटर में RNA है, ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हो गया, ये इंटीग्रेस एंजाइम है बेटा, ये इनर कैप्सिड है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बेटा, जिनको हम P24 प्रोटीन्स बोलते हैं। ये आउटर कैप्सिड है बेटा P17 का, और ये क्या है बेटा? ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, जिसमें से बेटा कुछ होंगे P120 और कुछ क्या होंगे बेटा? कुछ होंगे P17। क्लियर है ना। सॉरी, कुछ होंगे P41। हाँ, तो ये बेटा P120 एंड कुछ है बेटा P41। क्लियर है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम HIV वायरस को कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, हम उसको ब्लड से आइसोलेट कर सकते हैं, सीमेन से, सर्विकल फ्लूइड से, सर्ब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, लंग्स से बेटा। टेस्ट हम बेटा 2 तरीके करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग में बेटा एलाइजा, जो NCERT में दिया गया है। एम्स के लिए और 2 टेस्ट याद रखने हैं, फ्यूचर रिबो एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड कार्पास टेस्ट, ठीक है ना। और कंफर्मेशन के लिए हम बेटा एक टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा HIV वायरस, जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हालांकि HIV वायरस में बहुत और सी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जाएंगे बिकॉज वो हमारे सिलेबस के साथ लिंक नहीं है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम में एम्स या नीट के लेवल पे ज़रूरी था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरी एंड ईच थिंग बेटा। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, और आपको ये लेक्चर बेटा थोड़ा इंटरेक्टिव भी लगेगा, बिकॉज ये नए तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। तो प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, और नोट्स भी बना लीजिए, प्लस में कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बेटा पढ़ेंगे लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम कैंसर पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बेटा ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टिल देन खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू बेटा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस।